पुराने ज़माने की बात है कि किसी छोटे से कस्बे के एक सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। ये नौजवान बहुत दूर दराज से सफ़र करके आ रहा था। अभी उसने अपना आधा सफ़र भी तय नहीं किया था कि रास्ते में उसे रात हो गई। उस कस्बे में वो एक छोटी सी सराय में ठहरा। उसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई जो इत्तेफाक से उसी गांव में जा रहा था जो मंजिल नौजवान की थी, यानी जिस गांव में नौजवान को जाना था। पुराने ज़मानों में लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर बहुत लंबे लंबे सफ़र किया करते थे। इत्तेफाक से नौजवान और बूढ़ा खाने के दौरान इकट्ठे हो गए। खाने के दौरान बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को पता चला कि नौजवान भी उसी गांव में जा रहा है जिस गांव में उसने जाना है। नौजवान अपने किसी अजीज रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। बूढ़े ने कहा, बरखुरदार, तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं तो चांदनगर का रहने वाला हूँ। तुम किसके घर जा रहे हो? नौजवान ने बताया कि वो उसके गांव में एक अब्दुल कदीर नामी शख्स के घर जा रहा है। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बरखुरदार, अभी सफ़र बहुत लंबा है और हम दोनों का सफ़र भी पैदल ही तय करना है। क्यों ना ये सफ़र हम दोनों इकट्ठे ही मिलकर तय करें। नौजवान ये बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, बुजुर्गवार, जब सफ़र भी हमने एक साथ करना है और हमारी मंजिल भी एक है तो सफ़र में हमें एक साथ हो जाना चाहिए। वो रात उन्होंने खुशगपियों में गुजारी और फिर सो गए। अगले रोज़ उन्होंने सुबह का नाश्ता किया और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र पर चलने से पहले नौजवान बोला, बुजुर्गवार, मेरी एक बात सुनिए। बूढ़ा चौंक कर बोला, क्या बात है बरखुरदार? नौजवान कहने लगा, बुजुर्गवार, अगर आप मेरे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, कैसी शर्त? नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, सफ़र के दौरान मैं जो अमल भी करूं, जो कुछ भी करूं, आप उस बात पर मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना उस बात पर हैरानी और ना कोई तजस्सुस करेंगे। बूढ़ा नौजवान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, ठीक है मियाँ, मगर कुछ नहीं बुजुर्गवार, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर हो तो मैं इसी शर्त पर आपका हम सफ़र बनूंगा। बूढ़ा मान गया। वो पैदल ही जंगल में सफ़र तय करते हुए जा रहे थे कि सफ़र करते करते दोनों को दोपहर हो गई और पैदल सफ़र करने की वजह से उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वो सफ़र की थकान दूर करने के लिए किसी घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठ जाएं। उन्होंने एक घना दरख्त देखा और उसके नीचे बैठ गए। दोनों को भूख भी जोरों की लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाल लिया। बुजुर्ग कहने लगा, चलो भाई मियाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। नौजवान बोला, बुजुर्गवार, ज़रा ठहरिए। अरे क्या हुआ? नौजवान बोला, ज़रा रुकिए। ये कहते ही उस नौजवान ने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और छतरी खोली। अपने बाएं हाथ में उसने छतरी को पकड़ा और दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा हैरान परेशान उस नौजवान को देख रहा था कि ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है। हम इस घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल ने छतरी खोल ली है। बूढ़ा उस नौजवान से पूछने ही वाला था कि मियाँ, हम तो इस घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर तुमने छतरी क्यों खोल ली? कि अचानक उसे अपनी शर्त याद आई, मगर चारों नाचार सर झटक कर उसने अपना मुंह खोल ही दिया। अरे मियाँ, हम तो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने बुजुर्ग की तरफ देखकर कहा, बुजुर्गवार, आपने मुझसे वादा किया था कि दौरान सफ़र आप मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा आपके और मेरे रास्ते अब जुदा हैं। बूढ़े ने नौजवान को नाराज़ होते हुए देखा तो फौरन बोला, अरे मियाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम बेशक इस बात का जवाब ना दो, मगर अब वादा करता हूँ कि अब कोई सवाल नहीं करूँगा। नौजवान उसे घूर कर देख कर रह गया और फिर खामोशी से खाना खाने लगा। बूढ़े ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। नौजवान ने बाद दस्तूर अपने बाएं हाथ में छतरी पकड़ रखी थी और दाएं हाथ से खाना खा रहा था। बूढ़ा भी खाना खाता रहा। वो दोनों छतरी के नीचे बैठे खाना खाते रहे। जब दोनों ने खाना खा लिया तो दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और छतरी बंद कर ली और अपने सामान में रख ली। उस दरख्त के नीचे बैठे हुए कुछ देर उन्होंने आराम किया और फिर सफ़र पर चल पड़े। पैदल चलते सफ़र करते उन्हें शाम पड़ गई। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। रात में आगे रास्ता नज़र नहीं आता था और रात के वक्त उन्हें कोई भी जानवर, सांप या बिच्छू उन पर हमला कर सकता था। इसलिए उन्होंने वहीं रुककर रात उसी जगह पर गुजारने का फैसला किया। बूढ़ा बेचारा चल चलकर सफ़र से चूर हो चुका था। अधमुआ होकर बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी जगह एक तने के साथ टेक लगा ली। चलो नौजवान, तुम भी इस तने के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, यहीं कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं। जब थकन उतर जाएगी फिर दोबारा सफ़र शुरू कर लेंगे। मगर नौजवान ने कहा, बड़े मियाँ, ऐसे नहीं। बूढ़े ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो फिर कैसे मियाँ? नौजवान बोला,
हमें कोई ऐसा पेड़ तलाश करना होगा जिसके तने पर हम दोनों आराम से लेट जाएं और उस दरख्त की टहनी इतनी चौड़ी हो जो हम दोनों का वजन उठा सके। हम दोनों की रात वहाँ आराम से गुजर जाएगी। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। अभी वो उससे सवाल करने ही वाला था कि मियाँ किसी दरख्त पर ही क्यों, मगर बेचारा खामोश होकर बैठ गया। नौजवान ने बूढ़े को किसी एक दरख्त के नीचे बिठाया और खुद ऐसे दरख्त की तलाश में निकल गया जिस पर वो दोनों आराम से रात बसर कर सकें। बूढ़ा बेचारा दिल ही दिल में पेचो ताब खा रहा था और सोच रहा था कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, हम कोई बंदर हैं जो किसी पेड़ पर चढ़कर सोएं, मगर खामोश रहा। नौजवान बेचारा पेड़ की तलाश में मारा मारा इधर उधर काफ़ी देर तक फिरता रहा और फिर उसे एक ऐसा मजबूत तनावर दरख्त मिल ही गया जिस पर वो दोनों आराम से रात बिता सकते थे। चलो बड़े मियाँ इस दरख्त पर चढ़ जाते हैं। बूढ़ा थोड़ा सख्त लहजे में बोला, अरे मियाँ तुम भी कमाल करते हो, तुम तो जवान आदमी हो, तुम तो आराम से इस पेड़ पर चढ़ जाओगे, लेकिन मैं तो बूढ़ा हूँ, नादवा हूँ, मेरे लिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। नौजवान बोला, बड़े मियाँ मैं आपकी मदद करूँगा। बूढ़ा बोला, अरे क्या ज़रूरी है इस दरख्त पर चढ़ना, तुम पेड़ पर चढ़कर रात बसर कर लो, मैं नीचे कहीं लेट जाऊँगा। बूढ़ा बेजारी से बोला। नौजवान बोला, बड़े मियाँ आपने मुझसे इसी बात का वादा किया था कि सफ़र के दौरान आप मुझसे किसी भी किस्म की बात पर बहस नहीं करेंगे और किसी भी बात पर मुझसे सवाल नहीं करेंगे। चलिए मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए आपकी मदद करता हूँ। ये कहकर नौजवान आगे बढ़ा। बूढ़ा समझ गया कि ये नौजवान बहुत ज़िद्दी है और वो इसकी बात नहीं मानेगा। चारों नाचार बूढ़ा मान गया। नौजवान ने सहारा देकर एक बड़े दरख्त पर बूढ़े आदमी को चढ़ा दिया जो पेड़ उसने अपनी रात बसर करने के लिए चुना था। बूढ़ा दिल ही दिल में गुस्सा हो रहा था मगर खामोश रहा। नौजवान बूढ़े आदमी को दरख्त पर चढ़ाने के बाद खुद भी उसी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और दोनों उसी दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। बूढ़ा तो जल्दी सो गया लेकिन नौजवान चुकन्ना होकर सो रहा था। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती। एक दो बार उसने दरख्त से नीचे झांक कर भी देखा। इसी तरह वो कभी सोता और कभी जाग जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात गुजर गई। सुबह का उजाला हुआ तो नौजवान जाग गया और फिर उसने बड़े मियाँ को भी जगाया। पेड़ से नीचे उतरे। नौजवान ने पेड़ से उतरने में भी बूढ़े आदमी की मदद की। नीचे बैठकर उन्होंने पिछले रोज की बची खुची रोटी खाई और फिर आगे सफर पर निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद सामने एक नदी आ गई। नदी पर पहुंचने के बाद नौजवान ने उस जगह की तलाश करना शुरू कर दी जहां नदी का पानी कम चौड़ा हो और वो उसे आसानी से पार कर जाएं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो जगह मिल ही गई जहां नदी का पानी थोड़ा कम ही चौड़ा था। चलिए बड़े मियाँ अब हमें पैदल ही इस नदी को पार करना है क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई पुल नहीं है। ठीक है मियाँ, चलिए मैं तैयार हूँ। बूढ़ा झट से तैयार हो गया। नौजवान ने जल्दी से आगे कदम बढ़ा लिए। बूढ़े आदमी ने अपने दोनों जूतों को उतारा और बगल में दबा लिया और उस नौजवान के पीछे चल पड़ा। नौजवान अपने नए जूतों के समेत ही उस नदी में उतर गया। बूढ़ा हैरत से देखने लगा, अरे कैसा बेवकूफ़ आदमी है, ये नए जूतों को पानी में भिगोकर खराब कर देगा। खैर उसने शर्त के मुताबिक कोई सवाल ना किया मगर उसे दिल में अफसोस जरूर था कि ऐसे बद अहमक नौजवान से पाला पड़ गया है। सफ़र तो कट रहा है मगर बदमज़मी पैदा हो रही है। नदी पार हुई तो बूढ़े ने फौरन बगल से जूते निकाल लिए और पैरों में पहन लिए और नौजवान के भीगे हुए जूतों की तरफ तंजिया अंदाज में देखा मगर वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसे जूते खराब होने की जरा भी परवाह नहीं थी। चलते चलते वो मंजिल के करीब बढ़ते ही जा रहे थे और अब उनकी मंजिल बिल्कुल करीब आ चुकी थी। दोपहर का वक्त करीब आने लगा था और अब तो उन्हें भूख भी सताने लगी थी मगर नौजवान था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कहने लगा, बड़े मियाँ ज़रा जल्दी जल्दी कदम उठाइए, हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। और फिर कुछ देर बाद वो अपने गांव में पहुंच गए। बड़े मियाँ ने नौजवान से कहा, चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मेरे घर में मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। बूढ़े आदमी ने रस्मी तौर पर उससे कहा था। नौजवान जो अलविदा होने के लिए वहाँ खड़ा था कहने लगा, बड़े मियाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे जल्द से जल्द अपने उस रिश्तेदार से मिलना है, मैं उसके घर भी नहीं ठहरूंगा, अगर मुझे यहाँ ठहरना पड़ गया तो यहीं किसी छोटी मोटी सराय में रात गुजार लूँगा। बूढ़ा जो पहले ही उस नौजवान पर पेचो ताब और गुस्सा खाए हुए था कहने लगा, ठीक है जवान, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब हम एक दूसरे से रुखसत होते हैं। सफ़र अच्छा कटा। जब बूढ़ा उससे इजाज़त लेकर घर की तरफ रवाना होने लगा तो नौजवान बोला, बड़े मियाँ जाते जाते ज़रा मेरी बात सुनते जाइए। बूढ़ा बोला, वो क्या? नौजवान बोला कि जब घर में दाखिल हों तो दरवाजे पर दस्तक ज़रूर दीजिएगा और ज़रा सा खांस लीजिएगा ताकि घर वालों को आपकी आमद की इत्तला मिल जाए। बूढ़ा कहने लगा, अच्छा मियाँ
तुम्हारी नसीहत पल्ले से बांध लेता हूँ। तुम ठहरे अक्लमंद, अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा दिल में हंसने लगा कि कैसा अजीब और पागल आदमी है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर पर मुझे दस्तक देने या खांसने की क्या जरूरत है। खैर वो जल्द से जल्द उस नौजवान से जान छुड़ाना चाहता था। उसने नौजवान को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा और नौजवान अपने रास्ते की तरफ चलते चलते जब बूढ़ा अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे अचानक उस नौजवान की वो बात याद आई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर देना और थोड़ा सा खांस कर अपने घर वालों को अपनी आमद की इत्तला भी जरूर देना। बूढ़े के घर में उसकी एक नौजवान बेटी रहती थी। नौजवान की याद आई तो वो दिल ही दिल में हंसा, मगर फिर न जाने उसने क्या सोचकर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर खांसने लगा। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाज़ा खुला। उसकी बेटी गुलनार बानो ने दरवाज़ा खोला। अरे बेटा, तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? उसने बेटी के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। अब्बा जान, मैं नहा रही थी, आपके दरवाजे पर दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आए हैं। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगा, आज तो बेटी दिमाग कुछ पहले ही खराब है। क्यों अब्बा जान, खैरियत तो है? बेटी ने फौरन सहन में चारपाई बिछाते हुए पूछा। अरे बेटा, क्या पूछती हो? एक अजीब किस्म का नौजवान रास्ते में मिल गया था और मेरा हमसफर बन गया था। और फिर बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़े आदमी की बेटी गुलनार बानो बड़ी दिलचस्पी से उस नौजवान की जुबानी अपने बाप से सुन रही थी। उसे नौजवान की बातें बहुत भली महसूस हो रही थी। गुलनार बानो बहुत होशियार और अक्लमंद लड़की थी। अपने बाप की सारी बात सुनकर कहने लगी, अब्बा जान, वो नौजवान कहाँ चला गया? बूढ़े ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, मगर था बड़ा खुददार। कहने लगा कि रात गुजारनी पड़ी तो किसी सराय में गुजारूंगा, मगर रिश्तेदार के घर पर नहीं ठहरूंगा। लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, अब्बा जान, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसकर बोला, नहीं मेरी बेटी, तुम कहो और मैं बुरा मान जाऊँ, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान, वो लड़का बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत समझदार है। समझदार नौजवान? वो कैसे बेटी? बूढ़े ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा। लड़की ने कहा, अब्बा जान, आपने सबसे पहले ये बात कही कि आप सफ़र करते करते दोपहर के वक्त एक पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। इतना साया होने के बावजूद भी उस नौजवान ने छतरी खोल ली। बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, ये बेवकूफ़ी की बात है ना कि हम घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं और फिर भी वहाँ छतरी खोलने का क्या मतलब हुआ? लड़की बोली, अब्बा जान, ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह पाक का रिज़्क खा रहे थे और आपको पता है कि दरख्त के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाँ और परिंदे बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपने पेट की गलागत आपके खाने पर गिरा देता तो आपका खाना ज़ाया हो जाता या आपका लिबास खराब हो जाता। इसीलिए उस नौजवान ने छतरी खोल रखी थी। बूढ़ा ये बात सुनकर हैरान रह गया। हाँ बेटी, तुमने बात तो बहुत पते की है, लेकिन देखो ना कि हम किसी दरख्त के नीचे बैठकर भी तो रात बसर कर सकते थे, मगर मुझ जैसे कमजोर बूढ़े आदमी को वो दरख्त के ऊपर चढ़ाकर ले गया। बेटी बोली, अब्बा जान, मैं फिर कहती हूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं, समझदार है। आपको मालूम है कि आप खतरनाक जंगल में सफ़र कर रहे थे जिसमें बहुत खूंखार और ख़तरनाक किस्म के जानवर होते हैं। जब रात के वक्त आप सो रहे होते तो कोई भी दरिंदा आप पर हमला कर सकता था और आपको जान से मार सकता था। इसीलिए उस नौजवान ने अक्लमंदी की और दरख्त के ऊपर चढ़कर ही रात गुजारने को तरजीह दी। बूढ़ा ये बात सुनकर भी हैरान हुआ। फिर बूढ़ा कहने लगा, मगर बेटी, तुमने ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने उस जैसा बेवकूफ़ इंसान आज तक जिंदगी में नहीं देखा। उसने नए जूते पानी में डालकर ख़राब कर दिए जबकि हम पैदल ही नदी पार कर रहे थे। अब बेटा, इस बात को तो हम अक्लमंदी नहीं कह सकते। लड़की बाप की बात सुनकर कहने लगी, अब्बा जान, ये भी अक्लमंदी है। नए जूते इंसान की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होते, इसीलिए उस नौजवान ने अपने जूते नहीं उतारे थे। अपनी बेटी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया और कहने लगा, वाकई ही वो नौजवान तो बहुत समझ वाला था। गुलनार बानो कहने लगी, जी अब्बा जान, कल रात के खाने पर आप उसे अपने घर जरूर बुलाइए। बूढ़ा कहने लगा, मगर बेटी, मुझे क्या मालूम कि वो अभी भी अब्दुल कदीर के घर पर है या चला गया है। लड़की कहने लगी, अब्बा जान, उसने कहा था ना कि वो रात किसी सराय में गुजारेगा। आप सुबह जाकर उसे खाने की दावत दे आना। देखें, वो हमारे गांव का मेहमान है, आप उसे खाने पर जरूर बुलाइएगा। बूढ़ा, जो पहले ही अपनी बेटी गुलनार बानो की अक्लमंदी का कायल था, अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, जरूर बेटा, मैं सुबह जरूर सराय में जाऊंगा और मैं जरूर उस लड़के को कल शाम के खाने की दावत पर बुलाऊंगा।
میرے خیال سے کل شام کے کھانے کی دعوت ٹھیک رہے گی۔ جی ہاں ابا جان، بالکل۔ صبح سویرے وہ بوڑھا آدمی سرائے کی طرف چل پڑا۔ اس گاؤں میں ایک ہی پرانی سی چھوٹی سی سرائے تھی اور اس بوڑھے آدمی کو نوجوان کو ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں آئی۔ نوجوان اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے جب اس نوجوان سے ملاقات کی تو وہ نوجوان بہت خوش ہوا اور پھر بوڑھے نے نوجوان کو رات کے کھانے کی دعوت پر اپنے گھر بلایا۔ نوجوان نے شکریہ ادا کر کے معذرت چاہی، مگر بوڑھا آدمی کہنے لگا، بیٹا یہ میری نہیں بلکہ میری بیٹی کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں مہمان ہیں اور اسی لیے ہمارے گھر پر ایک بار ضرور آئیں اور پھر رات چاہے سرائے میں آ کر گزار لینا اور پھر صبح اپنے گھر واپس چلے جانا۔ چاروں نہ چار نوجوان کو بوڑھے آدمی کی پیشکش قبول کرنا پڑی۔ بوڑھا خوشی خوشی اپنے گھر واپس آیا اور گھر آ کر اپنی بیٹی گلنار بانو کو بتایا کہ اس نوجوان نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے۔ بیٹی شام کے وقت کا کھانا تیار کرنے لگی۔ اس نے اچھا سا سالن بنایا اور روٹیاں بنائی۔ رات کے وقت نوجوان ان کے گھر پر آ گیا۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا اور عزت سے اسے اندر دعوت دی اور مہمان خانے میں بٹھایا اور پھر پردہ بھی گرا دیا۔ بوڑھے کے گھر میں ایک جذباتی سا ملازم بھی تھا اور پھر بوڑھا اور نوجوان مختلف موضوع پر باتیں کرتے رہے، لیکن بوڑھے آدمی نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر کسی بھی قسم کا ذکر نہیں کیا، لیکن اندر ہی اندر وہ نوجوان کی عقل مندی کا قائل تھا اور شرمندہ بھی ضرور تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو گلنار بانو نے ملازم کو بلایا، اس کے ہاتھ میں روٹی اور سالن پکڑایا اور کہنے لگی، جب تم اس نوجوان کے سامنے یہ کھانا لے کر جاؤ تو یہ چند اشعار اس کے سامنے کہہ دینا۔ چاند کی 14ویں رات اور آسمان پر تارے گھنے گھنے، چار برج مسجد کے چاروں کونوں میں کھڑے کھڑے۔ ملازم نے شعر یاد کر لیا۔ راستے میں لذیذ کھانے کی خوشبو سے ملازم کا دل للچانے لگا۔ اس نے ایک ایک کر کے بوٹیاں نکال کر کھائی اور ان میں سے ایک ایک روٹی بھی چٹ کر گئی اور پھر مہمان کے سامنے لے جا کر کھانا رکھا اور پھر گلنار بانو کا شعر سنایا۔ چاند کی 14ویں رات اور آسمان پر تارے گھنے گھنے، چار برج مسجد کے چاروں کونوں میں کھڑے کھڑے۔ نوجوان نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کھانے کی تشک کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے سالن کو دیکھا، روٹیاں گنی اور ملازم سے کہنے لگا، اپنی مالکن سے جا کر کہنا، چاند کی 14ویں رات اور آسمان پر تارا کوئی کوئی، چار برج مسجد کے اور ان میں سے ایک گرا ہوا۔ ملازم نے شعر یاد کیا اور واپس جا کر اپنی مالکن گلنار بانو کو سنا دیا۔ گلنار بانو بہت عقل مند اور ہوشیار تھی۔ پورا شعر سننے کے بعد ملازم کو ڈانٹ کر بولی، سچ سچ بتا، تم نے سالن میں سے بوٹیاں نکال کر کھائیں اور ایک روٹی بھی چٹ کر گئے۔ یہ سن کر ملازم کا رنگ زرد ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا اور حیران ہو کر سوچنے لگا کہ مالکن کو کیسے پتا چلا۔ نوجوان دعوت کھا کر چلا گیا تو گلنار بانو نے باپ کے سامنے اس ملازم کو خوب ڈانٹا اور اس کی چوری کی سزا کے طور پر اسے نوکری سے نکال دیا اور پھر اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، میں نے شعر کے ذریعے اس نوجوان کو یہ پیغام دیا تھا کہ چار روٹیاں ہیں اور سالن بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جواب میں اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ ایک روٹی کم ہے اور سالن میں سے بوٹیاں بھی غائب ہیں۔ بس اسی سے مجھے ملازم کی چوری کا پتہ چلا اور اسی لیے میں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ بوڑھا اپنی بیٹی کی عقل مندی اور نوجوان کی سمجھداری پر دل میں اش اش کر اٹھا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی میرے خیال میں جس طرح سے تم سمجھدار ہو ویسے ہی وہ نوجوان بھی عقل مند ہے۔ لڑکی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹا میرے خیال سے تمہارے لیے اس سے سمجھدار اور بہتر لڑکا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ بات مان لو تو کیا میں اس لڑکے سے بات کروں؟ گلنار شرما کر اپنے باپ سے بولی، ابا جان جیسے آپ کی مرضی۔ بوڑھا کہنے لگا، وہ نوجوان آج یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھا اسی وقت بھاگ کر سرائے میں پہنچا اور نوجوان سے کہنے لگا، نوجوان میری ایک ہی بیٹی ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ تمہاری نیک نیتی، عقل مندی، سمجھداری اور شرافت کا میں قائل ہو گیا ہوں۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں اپنے دل کی بات تم سے کہوں، میں تمہیں اپنی فرض زندگی میں لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم برا نہ مانو تو اپنے ماں باپ کو لے کر میرے گھر پر آ جاؤ۔ وہ نوجوان جو پہلے سے ہی گلنار بانو کے لذیذ کھانے اور عقل مندی سے قائل ہو چکا تھا، فوراً مان گیا اور بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو ضرور لے کر آئے گا۔ اور پھر چند روز بعد وعدے کے مطابق وہ نوجوان اپنے والدین کو گلنار بانو کے گھر پر لے آیا۔ ان کی بات طے ہو گئی اور پھر کچھ دنوں بعد دھوم دھام سے اس لڑکی کی شادی اس عقل مند نوجوان سے ہو گئی اور پھر دونوں عقل مند اور سمجھداری سے بھرپور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔